नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। लेजेंडरी इंडियन सिंगर लता मंगेशकर डाइज ड्यू टू कोविड-19। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित 92 वर्षीय गायिका पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। 8 दशकों के लंबे करियर के साथ उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अपनी मधुर प्रस्तुतियों से हर भारतीय के दिल को छुआ हुआ है। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लता मंगेशकर को राजकीय अंतिम संस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही केंद्र ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने एनएमसी अधिनियम 2019 के तहत शासित निजी चिकित्सा संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के संबंध में फीस और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस उस विशेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर होनी चाहिए। ये आदेश आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उन छात्रों के लिए एक राहत के रूप में आया है जो पात्रता परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने के बाद भी एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। इसने 25 सितंबर 2020 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया। आइए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। फोक सिंगर इब्राहिम सुतार पासेस अवे। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश फैलाने वाले बहुभाषित लोक गायक इब्राहिम सुतार का 5 फरवरी को बागलकोट जिले के महालिंगपुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले इब्राहिम सुतार को कर्नाटक के कबीर की उपाधि मिली थी। भाविक्यते भजन मेला के संस्थापक ने अपने करियर की शुरुआत हरिकथे भजन गायक के रूप में गांवों और कस्बों में की थी। अपने बाद के जीवन में वे भाषण और दास साहित्य पर बोलने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और लिंगायत मठों में जाकर एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में उभरे। उन्हें 1995 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं अगली खबर के बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व। राजस्थान के अलवर जिले के प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगभग 6 महीने पहले शुरू किए गए बाघों के आवास प्रबंधन के उपायों ने फल देना शुरू कर दिया है। वन्य जीव अभयारण्य में बाघों की आबादी 25 हो गई है, जबकि पानी के छेद बनाने और शिकार के आधार के रूप में घास के मैदानों को विकसित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के निकटतम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व होने के नाते सरिस्का में अपने समृद्ध वन्य जीवन और सुंदर पहाड़ों, नदियों और झीलों के साथ पारिस्थितिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये बाघों के साथ फिर से फल फूल रहा है। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पर्यटकों के लिए वन प्रशासन ने एक नया मार्ग खोला है ताकि बाघों को बेहतर तरीके से देखा जा सके। नया बड़ा लिवारी मार्ग कोर क्षेत्र पर दबाव कम करेगा और ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व वनस्पतियों और जीवों में बेहद समृद्ध है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पार्क में तेंदुए, नीलगाय, सांभर, चीतल आदि की आबादी है। सरिस्का को 1955 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिससे ये भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा बन गया। आइए पेश करते हैं आज की अगली खबर। कार्गो शिप सेल्स फ्रॉम पटना टू पांडु। केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना से गुवाहाटी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग पोत एमवी लाल बहादुर शास्त्री को झंडी दिखाकर रवाना किया। पोत ने आज अपनी यात्रा शुरू की और गुवाहाटी में स्थित पांडु के लिए 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जा रहा है। यह पोत बांग्लादेश से होते हुए मार्च 2022 की शुरुआत तक अपने गंतव्य स्थान पांडु तक पहुंच जाएगा। पोत को पूरी यात्रा को कवर करने में लगभग 25 दिन लगेंगे।
ये ऐतिहासिक उपलब्धि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए विकास के नए युग की शुरुआत करेगी। आइए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। एक संसदीय पैनल के समक्ष उड्डयन मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार सरकार की 3 साल की सब्सिडी अवधि पूरी करने के बाद कम लागत वाली उड़ान योजना के तहत 4 में से केवल 1 मार्ग बच गया है। 30 नवंबर 2021 तक 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 94 आरसीएस उड़ान मार्गों में से केवल 22 मार्ग ही परिचालन में हैं। लगभग 5 साल पहले 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत पहली उड़ान शुरू की, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी आरसीएस के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य उड़ान को आम जनता तक ले जाना और टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई संपर्क में सुधार करना था। इस योजना के तहत एयरलाइंस को एक विमान में 50% सीटों के लिए प्रति घंटे प्रति सीट का किराया 2500 रुपए तक सीमित करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें कुछ अन्य लाभों के साथ साथ सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त होती है। सरकार को उम्मीद थी कि 3 साल की सब्सिडी अवधि समाप्त होने के बाद एयरलाइंस बाहरी समर्थन के बिना मार्गों को बनाए रखने में सक्षम होंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।